हेलो गाइस, कैसे हो सब? मस्त मजे में होंगे। ठीक है रवि, तू कैसा है? तू बता, तेरा ध्यान तक है ना। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, तू बता दे। तू बता कि हमारा जो टॉपिक है हमने पिछली बार पढ़ा था, उसके बाद अब कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है बता, कौन सा लिखा हुआ इसलिए बता रहा तू, है ना? हाँ दिखे, बता दे तू। हाँ ये वाला, ठीक है। हम तू ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बता रही हूँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लिख के लाया, नोट कर लिया तूने? मैंने वो लिखवाया था जो लिखा, लिख लिया, अच्छी बात है। नहीं लिखा होगा तो तेरी शिकायत करूँगी तेरी मम्मी से। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश। ठीक है, एम्ब्रियो शेक कब बनता है? मादा युग्मोद्भिद से भ्रूणकोश जो है कब बनता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो था गुरु बीजाणुधानी, है ना। गुरु बीजाणुधानी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ये क्या थी, ये क्या है, ये गुरु बीजाणुधानी। फिर बाद में क्या होगा, ये कोशिकाएं बाद में इस तरह बनती है। ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी है, ये गुरु बीजाणुधानी है, जिसके अंदर ये क्या है, उत्तक, है ना। ये क्या है, उत्तक है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी। इसके बाद इसके अंदर क्या था, उत्तक को हम क्या कहेंगे, बीजांडकाय। इन उत्तकों को हम कहेंगे बीजांडकाय। इन उत्तकों को हम कहेंगे बीजांडकाय, है ना। बीजांडकाय कहेंगे, इन उत्तकों को हम बीजांडकाय कहेंगे। अब ये उत्तक जो है, ये उत्तक है ना, क्या करते हैं, ये सारे उत्तक एक ही कोशिका को, इन उत्तकों में से एक ही कोशिका को क्या करते हैं, ये इससे हम बीजांडकाय भी कहते हैं और इनको ही हम उत्तक कहते हैं, है ना। तो ये बीजांडकाय जो है, ये सारे बीजांडकाय यानी उत्तक जो है एक ही कोशिका को प्रोटेक्शन देते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं, पोषण देते हैं। ठीक है, एक ही कोशिका को पोषण देंगे और ये बाकी की जो उत्तक है, बाकी के उत्तक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो एक ही कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पोषण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक कोशिका का निर्माण हो गया। ये इन्हीं उत्तकों में से ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कोशिका का निर्माण हुआ, ये सारे तो मिट जाएंगे, है ना, ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मिट जाते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, नट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे बना दिया मैंने। अब इसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका नाम क्या है, इस प्रोसेस से उत्तक जो है नष्ट होने के बाद एक ही कोशिका को पोषण देते हैं। पोषण देने के बाद ये क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी ठीक है, MMC, इसे क्या कहते हैं, माइक्रो मदर सेल। ठीक है, माइक्रो ये वाली कहते हैं, मदर सेल कहते हैं इसे, माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल कहते हैं, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसको हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल कहेंगे। मदर सेल लिख देती हूँ मैं, माइक्रो, ठीक है, ये माइक्रो हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणु, है ना, और माइक्रो यानी MOTHER मदर और सेल। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिससे ये क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है यहाँ पे है, इसका डायग्राम जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी बना सकती हूँ मैं, यहाँ पे बना देती हूँ समझने के लिए, है ना। तो हाँ, आज हमारा टॉपिक है क्या है, मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश, है ना। तो अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे बना, ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया और ये हट गया। ठीक है, ये कोशिका जो ये पोषण लेके इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी होने के बाद ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन 4 कोशिकाओं में से अब सबसे पहले इससे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मैंने बता दिया था कि ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ये समझ लेना, बीजांड द्वार यहाँ पे है, जिससे क्या है, परिस्थिति जो अनुकूल परिस्थितियाँ जो यहाँ पे प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद ये क्या करती है, पोषण देती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर कि ये क्या है, बीजांडकाय के बाद ये उत्तक जो है पोषण देते हैं एक कोशिका को देने के बाद वो बन जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल बन जाती है। मदर सेल बनने के बाद वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है।
अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन समझ लेना ध्यान से, मैं है ना, ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये कोशिकाएं एन होती है, अगुणित होती है। वो ये जो पूरी कोशिका, ये कोशिका जो है इसे हम क्या कहते हैं, 2n, यानी 2n होती है। ये जो है मदर सेल है, मदर सेल, इसे शॉर्ट में मदर सेल, MMC है, ये क्या है, 2n है, यानी द्विगुणित है ना, द्विगुणित है, द्विगुणित है, ये द्विगुणित है। ठीक है, अब द्विगुणित कोशिकाएं क्या करती है, इस एक 4 कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करती है ना, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये 4 कोशिकाएं जो है एन होती है, क्या होती है, एन होती है, अगुणित होती है, अगुणित होती है, अगुणित कोशिकाएं होती है। अब ये अगुणित कोशिकाएं क्या करती है, एक ये 3 कोशिकाएं, ये 4 अगुणित कोशिकाएं हैं, जिनमें से ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अब रावी पूछेगा या तुम में से जितेंद्र पूछेगा कि है ना, कि मधु दीदी कि ये ना, ये 3 कोशिकाएं नष्ट क्यों हुई, है ना, ये ऊपरली 3 कोशिकाएं क्यों नहीं हुई, है ना, ये तुम्हारे मन में सवाल होगा। ठीक है, तो अभी देखना तो ये सवाल कैसा है ना। तो ये 3 कोशिकाएं क्यों नष्ट हुई, मैंने बताया था, ये बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार से ये अनुकूल परिस्थितियां जाएगी, है ना। तो देखिए, जैसे हम अपन देखते हैं हमारे गेट से, है ना, सबसे पहले आंधी आएगी, तो तुम जो पास में बैठे हो उसके ऊपर ज़्यादा आएगी, हम पीछे, मेरे ऊपर तो बहुत कम आएगी, तो है ना, मेरे ऊपर तो बिल्कुल कम आएगी। और जो पास बैठा है, पास कौन बैठा, वो लास्ट में कौन बैठा है ना, तो उसके पास ज़्यादा जाएगी, है ना, उसके पास गेट के पास ज़्यादा बैठा। अगर आंधी या कोई भी आएगा तो सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करेगा, वो ना उसको करेगा। ठीक है, उसको करेगा, तो वो क्या, उसकी आंखें खराब होगी, उससे वो खराब होगा, तो कहने का मतलब वो नष्ट हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, तीनों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजांड द्वार से प्रवेश करने वाली अनुकूल परिस्थितियाँ जो है ज़्यादा अटैक किस पे करेगी, तीनों इस पे करेगी। जैसे अपने गेट से आंधी आएगी तो मेरे ऊपर थोड़ी करेगी, सबसे बाद में लास्ट में तो मैं हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे ऊपर थोड़ी प्रोटेक्ट करेगी वो तो रावी के पास जो बैठा है ना, उसके ऊपर प्रोटेक्ट करेगी, यानी अटैक करेगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही कहने चाह रहा है कि जो तीनों कोशिकाएँ हैं, जैसे ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार क्या करेगा, अनुकूल परिस्थितियाँ प्रवेश करती है, अनुकूल परिस्थितियाँ प्रवेश करती है, तो ये तीनों कोशिकाएँ जो है नष्ट हो जाती है। ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि बीजांड द्वार जो अनुकूल परिस्थितियां जो होती है, वो क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियां प्रवेश करती है इनमें, तो ये सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करती है, इन तीनों कोशिकाओं पे अटैक करती है। बाद में तो ये एक कोशिका ही रही, इसके ऊपर क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम जाएगा, जो अट्रैक्शन है, वो अटैक है, वो बहुत कम जाएगा, इस पर पहुँच नहीं पाएगा, इन तीनों के ऊपर पहुँच पाएगा तो ये तीनों नष्ट हो जाएगी। अब ये तीनों कोशिकाएं क्या करती है, ये अगुणित होती है ना, एन होती है। अब ये तीनों कोशिकाएं क्या करती है, इस एक की कोशिका को, इसी एक ही कोशिका को पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करने के बाद, जैसे यहाँ समझ लेते हैं ना, इसे मैं मिटा रही हूँ, ये जैसे ये एक कोशिका बची, ये तीनों क्या हो गई, ये नष्ट हो गई, तीनों नष्ट हो गई। ठीक है, ये तीनों नष्ट हो गई, बताती जा रही हूँ, ये तीनों नष्ट हो गई, तो बच्ची कौन सी, ये एक कोशिका बची। इस कोशिका को, ये जो छोटी सी कोशिका थी, इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ बना दिया। अब ये कोशिका क्या करेगी, इस कोशिका को हम क्या कहेंगे, अब इस कोशिका को हम कहेंगे क्रियाधार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, ये कोशिका लिख दिया। क्रियाधार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। वो जो एक कोशिका बची, वो 3 नष्ट हो गई, एक कोशिका बची, तो अब इसको क्या, क्रियाधार का नाम दे देंगे, क्रियाधार कोशिका या क्रियाधार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बच गई। अब ये क्या करेगी, है ना, अब ये क्या करती है, ये है ना अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो अर्धसूत्री विभाजन करा, अब ये क्रियाधार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। ये कौन सा विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करती है तो कितनी, पहले प्रोसेस में क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, तो ये क्या करेगी, केंद्रक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, केंद्रक का निर्माण करेगी, न्यूक्लियस का निर्माण करेगी। अब न्यूक्लियस का निर्माण करेगी तो अर्धसूत्री विभाजन से न्यूक्लियस का निर्माण करेगी, तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले ये जो
क्रियाधार गुरु बीजाणु है, ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन से केंद्रक का निर्माण करेगा। अब ये केंद्रक वापस समसूत्री विभाजन करेगा और दो केंद्रकों का निर्माण करेगा जो किस पे है, के किनारों के ऊपर पाए जाते हैं ना। ये दो क्या करता है, समसूत्री विभाजन के बाद दो केंद्रक का निर्माण करता है। तो एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा, है ना। अब ये केंद्रक है ना, अब इस केंद्रक के बाद क्या होता है, अब तुमने पढ़ा होगा 11वीं में या 11वीं में है ना, 11वीं में पढ़ रहे होंगे, तुमने पढ़ा तो होगा, ठीक है, सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें कि ना कि विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के बाद केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक कैसे भी हमें देखें तो केंद्रक निर्माण जो होता है, केंद्रक के बाद कौन सा निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो विभाजन के बाद कोशिका का मतलब भित्ति का निर्माण होगा, है ना, भित्ति का निर्माण होगा। भित्ति का निर्माण हम यहाँ नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये भित्ति का जो निर्माण है, अब ये केंद्रक है ना, यहाँ भित्ति का कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद हम भित्ति का निर्माण नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब हम केंद्रक को ही वापस केंद्रक विभाजन करवाएंगे, केंद्रक का ही केंद्रक विभाजन करवाएंगे। अब ये जो केंद्रक है वापस समसूत्री विभाजन करता है ना। अब ये वापस क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करेगा। अब ये केंद्रक वापस समसूत्री विभाजन करेगा तो वापस क्या करेगा, ये दो केंद्रक का निर्माण करेगा। ये दो केंद्रक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो केंद्रक हो गए, है ना, मतलब मैंने बना दिया यहाँ पे, यहाँ बनाना नहीं चाहिए अभी मुझे, ठीक है। यहाँ पे दो केंद्रक का निर्माण करती है ना, यहाँ पे दो केंद्रक का निर्माण करती है, दो केंद्रक का निर्माण करती है, दो केंद्रक का निर्माण करती है। एक यहाँ पे करेगी और एक यहाँ पे करेगी, ठीक है। अब ये दो केंद्रक का निर्माण करती है। दो केंद्रक का निर्माण करने के बाद ये वापस समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या करती है, ये समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन के बाद ये वापस 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहले स्टेज में क्या करती है, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर ये क्या करती है, 4 केंद्रकों का निर्माण करती है। फिर ये 8 केंद्रकों का निर्माण करती है। 8 केंद्रकों का निर्माण करती है। इस तरह से 8 केंद्रक बनते हैं, है ना। 8 तो केंद्रक बनते हैं और 7 कोशिकाएं बनती है ना। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केंद्रक का निर्माण हुआ। सबसे पहले इन किनारों का निर्माण हुआ, फिर ये दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ। फिर बाद में ये क्या करते हैं, वापस केंद्रक कहने का मतलब ये परिपक्व होते हैं। और परिपक्व होने के बाद क्या करते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ। तो ये जो दोनों केंद्रक हैं ये तो यहीं रहते हैं, ठीक है। और ये केंद्रक जो है ये दोनों भी यहीं रहते हैं। लेकिन ये जो बीच के केंद्रक है, ये दोनों बीच को केंद्रक है, वो क्या करते हैं, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, अब समसूत्री विभाजन हुआ और ये वापस समसूत्री विभाजन करता है, ठीक है। 3 बार समसूत्री विभाजन करता है। मैं यही सोच रही हूँ कि कम कैसे हो गए। फिर ये दो केंद्रकों का निर्माण करती है, ये 2 केंद्रकों का निर्माण करती है ना। तो ये तीनों क्या हो गए, केंद्रक हो गए। अब ये दोनों केंद्रक यहाँ मिल जाते हैं, है ना। यहाँ मिलने के बाद क्या करते हैं, ये मिल गए, सब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये वापस समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन के बाद क्या करती है, ये 2 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण करती है ना। ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण करने के बाद ये क्या करती है, ये जो समसूत्री विभाजन कर लेती है। अब ये जो दोनों केंद्रक, एक तो केंद्रक ये केंद्रक था यहाँ पे और ये केंद्रक था यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करने के बाद दोनों बीच में आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस, है ना। इसे हम ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं ना। और इनको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, क्योंकि ये इस तरफ होती है तो इधर क्या रहता है, निभाग होता है, और इधर क्या रहता है, बीजांड द्वार, है ना। बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाले को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो बीच की कोशिका, इसे हम अंड कोशिका कहते हैं। अभी मैं नहीं लिखवाऊंगी, थोड़ा लेट लिखवाऊंगी, ठीक है, या लिखवा दूँ, ठीक है, अभी नहीं लिखवाऊंगी ना। तो अब ये क्या करती है, ये समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन के बाद ये क्या करती है, अब ये क्या करवाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन करवाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन करवाएगा। क्या करवाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, है ना। समझना इसको, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन करवाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन करवाएगा, तब ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद बता देती हूँ कि अब कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद कौन सा ये होता है, किसका निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद किसका निर्माण होता है, तू बता दे, पता खड़ा हो जा, तो बता दे भाई। मैंने बताया था सबसे पहले, मैं आते ही मैंने शायद बीच में बताया था कि इसका निर्माण होता। तू बता, सोच के बता दे, तू डंडा खाएगा आज। हाँ बता, ठीक है, सही आया तेरा।
हाँ ध्यान तो रखता है, तो पढ़ता तो है यार। अच्छा मिला, खुशी मिली तेरे को जाए ये सब बोल के, है ना, कि किसका निर्माण करता है, ये भित्ति का निर्माण कर रहा है ना। मस्त है, तूने बताया यार, अच्छा लगा मुझे कि मेरा पढ़ाया हुआ तुझे याद तो है अभी तक। हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं तो क्या कहूँगी, तुम्हारी जो एग्ज़ाम होंगे तब बताएंगे कि कितना रिजल्ट देखते हैं, बायो का रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, भित्ति का निर्माण होगा, है ना। तो भित्ति का निर्माण होगा, तो भित्ति का निर्माण क्या होगा, ऐसे होगा, इसके ऊपर, इन केंद्रकों के ऊपर क्या होगा, भित्ति का निर्माण होगा, केंद्रकों के ऊपर भित्ति का निर्माण होगा। रावी देख लेना तू, है ना, भित्ति का निर्माण होगा, है ना। और ये क्या होगा, ये हो गया। तुम एनसीईआरटी जो बुक है ना उसके अंदर देखना तुम, वो मिल जाएगा तुम्हें, ये डायग्राम जो है ये मिल जाएंगे, सारे एक साथ मिले हुए होंगे वो डायग्राम, है ना। कोई चपटे थे, वो सारे ऐसे ग्रीन कलर के, मैं बता नहीं पाऊंगी, तुम बता दूंगी मैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, भित्ति का निर्माण करता है। अब ये भित्ति जो है, ये भित्ति क्या करती है ना, ये भित्ति का निर्माण तो कर देता है। भित्ति का निर्माण करने के बाद ये क्या करता है, अब इस केंद्रक को और इस केंद्रक को और इस केंद्रक को हम क्या कहेंगे, इस केंद्र को और इस केंद्र को हम क्या कहेंगे, बता दे रे, बता दे क्या कहेंगे इसको, हम इसे प्रतिमुखी कोशिका यानी सेल कहेंगे, एंटीपोडल, इसे क्या कहते हैं, एंटीपोडल, है ना, एंटीपोडल सेल कहेंगे, है ना, सेल कहेंगे, ठीक है, एंटीपोडल सेल कहेंगे इसे। और इनको क्या कहेंगे, जैसे अब मिटा दूँ रे, मिटा रही हूँ मैं, लिख लिया, मैं लिखवा दूंगी, और तो समझ में आ गया। अब तुम खुद लिखने की कोशिश करो यार, अच्छा लिखने आना चाहिए, इतना ट्रेंड हो जाओ पढ़ने के अंदर कि भगवान देखे तुम, ठीक है ना। होशियार रहो पढ़ने में, अगर थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, पढ़ने में होशियार नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, इन्हें क्या कहेंगे हम, ध्रुवीय केंद्रक, है ना, इन्हें हम कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक है। ध्रुवीय केंद्रक के बाद इन दोनों केंद्र को क्या कहेंगे, इस केंद्र को और इस केंद्र को हम क्या कहेंगे, इस केंद्र को और इस केंद्र को हम सहायक कोशिका कहेंगे, से लिख देती हूँ यार, सहायक कोशिका कहेंगे। और ये जो बीच वाला केंद्रक है, इसे हम कहेंगे अंड कोशिका, है ना, समझ में आ गया। इसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहेंगे, ठीक है, अंड कोशिका कहेंगे। अब ये भित्ति का निर्माण हो गया, भित्ति का निर्माण के बाद ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अंड कोशिका का निर्माण, बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब अंड कोशिका कहेंगे, बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहेंगे, और इन दोनों को क्या कहेंगे, लास्ट वाले को सहायक कोशिका कहेंगे, है ना, दोनों को सहायक कोशिका कहेंगे। ये क्या है, निभा की तरफ स्थित होने वाली कोशिकाओं, केंद्रकों को या कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अब इन दोनों मध्य सेंट्रल कोशिकाएं, उन्हें हम ध्रुवीय कोशिकाएं कहेंगे, ध्रुवीय केंद्र कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अंड कोशिका, और ये सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, ये समझ में आ गई। अब ये क्या करेगी, इनमें है ना, इन्हीं कोशिकाओं में, अब इनमें ये जो बन गया डायग्राम, उसके बाद है ना क्या होता है, 7 सेल और 8 केंद्रक, 8 केंद्रक। अब ये जो डायग्राम है ना, एक बात बताना भूल गई, है ना, ये इसको अभी हम क्या कहेंगे, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको क्या कहेंगे हम, इसे हम भ्रूण कोश कहेंगे, समझना, इसको हम भ्रूण कोश कहेंगे, ठीक है। ये भ्रूण कोश हो गया। भ्रूण कोश के बाद ये 7 सेल और 8 केंद्रक बने, है ना। ये जो संरचना दिख रही है इसमें 7 कोशिकाएं, है ना, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बने। तो अब इस भ्रूण कोश को, ये भ्रूण कोश जो है, ये 7 सेल और 8 केंद्रक बनने के बाद ये भ्रूण कोश मदर क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद में बदल जाता है, ठीक है।
समझ में आ गया मादा युग्मोद्भिद कब बन जाता है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब भ्रूण कोश के बाद ये जो 7 सेल वो 8 केंद्रक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि है ना इसके अंदर 7 सेल बनते हैं और 8 केंद्रक बनते हैं। भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व प्रतिमुखी कोशिकाएं, ऐसा कुछ आता क्वेश्चन आएगा कि 7 केंद्रक वो 8 कोशिकाएं, ये कब बनती है। तुम्हें याद कैसे रखना है कि जो सबसे कम क्या है, सबसे कम तो कोशिकाएं हैं और सबसे ज़्यादा, सबसे पहले याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कोशिकाएं हैं या सेल है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, केंद्रक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होने के बाद क्या करेगा, तुम ऐसे याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा सेल है या कोशिकाएं। 8 कोशिकाएं थी या 7 कोशिकाएं थी, पता ही नहीं चल रहा। तो तुम याद रखने की ट्रिक है या कि तुम ये सबसे पहले ये देखना कि सबसे ज़्यादा कौन था, कि केंद्रक सबसे ज़्यादा था या फिर कोशिकाएं। तो सबसे ये पहले याद रखना है कि केंद्रक सबसे ज़्यादा था और कोशिकाएं कम थी। केंद्रक ज़्यादा था और कोशिकाएं कम थी। तो इससे याद रह जाएगा कि 8 तो क्या थे, केंद्रक थे। ऐसी संख्या तो याद रह जाएगी कि 7 8 क्या थे, ये नहीं पता चलेगा कि 8 केंद्रक थे या कोशिकाएं थी, पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन था, केंद्रक थे, है ना। और वो सबसे कम थे कौन, कोशिकाएं। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं बन गई। समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण कब होता है। मादा युग्मोद्भिद जो है भ्रूण कोश का निर्माण कब कर लेती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब भी करना प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।